इस कहानी की शुरुआत में हमें 1944 में साउथ पैसिफिक के किसी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिकी और जापानी फाइटर प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं। अमेरिका का सैनिक हैंक जापान के सैनिक गनपे पर फायर करता है, लेकिन गनपे बच जाता है और अपनी तलवार लेकर हैंक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है, तभी वहाँ कोंग आ जाता है। फिर हमें 1973 में वियतनाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग वियतनाम में जंग को रोकने के लिए नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ रेंडा नाम का आदमी अपने असिस्टेंट ब्रूस के साथ सेनेटर से मिलने आता है। रेंडा सेनेटर को कहता है कि साउथ पैसिफिक में एक गुमनाम आइलैंड की सैटेलाइट फोटो है जो दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में होता है। इसका नाम है स्कल आइलैंड। यहाँ से गुजरने वाले हर एक प्लेन और शिप गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। ये जगह बरमुडा ट्रायंगल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि 1954 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट बस टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारना चाहते थे। रेंडा का मानना था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोच से भी परे है और वो चीजें हमें इसी आइलैंड पर मिलेगी। सेनेटर रेंडा की बात को बच्चों की कहानी कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ब्रूक सेनेटर से कहता है कि आइलैंड पर एक मिशन भेजा जा रहा है, उनके साथ हम भी काम कर सकते हैं। सेनेटर उनसे पूछता है कि वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा। ब्रूक्स बताता है कि दवाइयाँ, पेट्रोल या कोई नई तरह का ईंधन और बहुत सारी चीजें। ब्रूक्स ये भी बताता है कि कल रात को एक रशियन सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और 3 दिनों में रशिया के पास उस आइलैंड की फोटोज होगी। तो आप नहीं चाहते कि वहाँ जो भी चीज है उसे हम पहले ढूंढे। सेनेटर ब्रूक्स की बात मान जाता है और ने मिशन पर जाने की अनुमति दे देता है। रेंडा सेनेटर से कुछ आर्मी के जवानों की मांग करते हैं। फिर हमें वियतनाम के एयर बेस में सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अपनी रिटायरमेंट पर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं कर्नल पेकार्ड को दिखाया जाता है जो अपनी रिटायरमेंट से खुश नहीं होते। तभी कर्नल को जनरल का कॉल आता है और वो कर्नल से एक मिशन पर जाने के लिए पूछते हैं। कर्नल मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। जनरल कर्नल को मिशन के बारे में बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने अपनी सैटेलाइट से एक नए आइलैंड की खोज की है। वहाँ उन्हें सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर और कुछ जवानों की जरूरत है। कर्नल कहते हैं कि मिल जाएंगे। वही रेंडा और ब्रूक्स साइगोन में आए होते हैं ट्रेकर कॉनरेड की तलाश में। ब्रूक्स रेंडा को पूछता है कि आप कॉनरेड को क्यों ढूंढ रहे हैं। रेंडा बताता है कि कॉनरेड ब्रिटिश एयर सर्विस कप्तान था और वो किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं करता। उसने 1972 में 12 जवानों को खोज निकाला था। वो बहुत काम का आदमी है। फिर रेंडा कॉनरेड को पैसे देता है। कॉनरेड उनसे पूछता है कि मुझे वहाँ किसे ढूंढना होगा। ब्रूक्स उसे बताता है कि हमारे पास बस उस आइलैंड की फोटो है और कुछ नहीं, हम बस साइंटिस्ट हैं, इसीलिए हमें एक एक्सपीरियंस वाले आदमी की जरूरत है। कॉनरेड उनके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें मेसन वीवर नाम की एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है। वीवर को जेरी का कॉल आता है जो से बताता है कि तुम्हें कल शाम को बैंकॉक थाईलैंड पहुंचना होगा, जहां से शिप स्कल आइलैंड के लिए रवाना होगी। वहीं कर्नल के जवान भी बैंकॉक आ जाते हैं। वीवर भी वहां पहुंच जाती है और सब स्कल आइलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। इस मिशन के सुपरवाइजर सबको एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हुए इस मिशन के बारे में बताते हैं कि इस आइलैंड पर किसी भी वक्त तूफान आ सकते हैं। इस कारण यह आइलैंड आज तक गुमनाम रहा, मगर हम पहले इंसान होंगे जो स्कल आइलैंड पर कदम रखेंगे। हमारा फोकस होगा कि आइलैंड के नीचे क्या मौजूद है। ब्रूक्स सबको बताता है कि सबसे पहले हम बारूद बम गिराएंगे जिससे धरती हिलेगी और वाइब्रेशन क्रिएट होंगे जिससे सतह के नक्शे को मापने में मदद मिलेगी। फिर साउथ के किनारे के ऊपर से फ्लाई करते हुए हम सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट गिराएंगे जिससे हमें वहाँ की डेंसिटी का पता चलेगा। सुपरवाइजर बताते हैं कि हम वहाँ लैंड करके बेस कैंप बनाएंगे और वहाँ कॉनरेड खोज करेंगे। फिर आर्मी कमांडो जेक सबको बताता है कि आइलैंड पर पहुँचने के बाद हमारी शिप से हमारे सारे संपर्क टूट जाएंगे। फिर 3 दिन बाद रिफ्यूलिंग टीम हमें आइलैंड के नॉर्थ की तरफ मिलेगी और हमारे पास आइलैंड से निकलने का बस यही एक मौका होगा, इसीलिए शिप को कोई गलती से भी मिस मत करना। फिर वो सब आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत खतरनाक तूफान आ गया था, इसीलिए सुपरवाइजर मिशन की डेट को आगे बढ़ाने को कहते हैं, मगर रेंडा उनकी बात नहीं मानते और वो कर्नल से पूछते हैं कि क्या तुम हमें तूफान पार करवा सकते हो। कर्नल सबको हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तूफान के अंदर जाते ही हेलीकॉप्टर्स की आरपीएम बिगड़ने लगती है। फिर भी वो बहुत मुश्किल से तूफान को पार करके आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। सुपरवाइजर और उनकी टीम नीचे उतरकर रीडिंग लेने के लिए सेटअप कर लेते हैं और कर्नल और उनकी टीम हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराने लग जाते हैं। ब्रूक्स रीडिंग लेकर रेंडा को बताता है कि यहाँ की जमीन खोखली है। तभी एक हेलीकॉप्टर पर कोंग पेड़ से हमला कर देता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। कोंग दूसरे हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़कर जवानों को खा जाता है। तभी कर्नल सभी को बताते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। वहीं सब कोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोंग इतना बड़ा होता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके हाथ जितना छोटा होता है। कर्नल सभी कमांडोज को कोंग पर फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं। सब कोंग पर फायर करने लगते हैं। कोंग इससे काफी गुस्सा हो जाता है और कोंग सारे हेलीकॉप्टर्स पर हमला करने लग जाता है और एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है, जिसके कारण काफी सारे कमांडोज मारे जाते हैं। अब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कॉनरेड कोंग को अपनी दूरबीन से देखता है। कोंग वापस जा रहा होता है। कॉनरेड सबको बताता है कि सारे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो चुके हैं और हम आइलैंड की साउथ की तरफ हैं। यहीं पास में एक नदी है
और अगर हम उसके किनारे चलते रहे तो हम अपनी शिप तक पहुंच सकते हैं और हमें 3 दिन में वहां पहुंचना होगा। फिर कर्नल को दिखाया जाता है जो वॉकी टॉकी पर अपने कमांडोज की लोकेशन पूछ रहे होते हैं। चैपमैन कर्नल को अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारे गोला बारूद है। कर्नल कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं ताकि कॉन्ग को मार सके। कर्नल चैपमैन को बाकी बचे हुए कमांडोज को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर उन दोनों का संपर्क टूट जाता है। कर्नल और रेलिस आगे बढ़ते हैं। फिर हमें कुछ और कमांडोज को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे होते हैं। तभी वहाँ कर्नल और रेलिस आ जाते हैं। मिर्च कर्नल को बताता है कि 7 कमांडोज मारे गए और 7 बच गए। कर्नल ये सुनकर काफी दुखी होते हैं। वो गुस्से में रेंडा के पास जाते हैं और उसे गन दिखाकर कॉन्ग के बारे में पूछते हैं। रेंडा उसे बताता है कि राक्षस होते हैं। पहले किसी ने मेरा यकीन नहीं किया लेकिन आज सब करेंगे। कर्नल समझ जाते हैं कि रीडिंग लेना तो सिर्फ बहाना था, तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए ताकि कॉन्ग बाहर आ सके। फिर रेंडा उसे पुरानी बात बताता है कि एक बार मैं शिप से जा रहा था जिस शिप में 1000 लोग थे और जब हम इस आइलैंड के पास से गुजरे तो कॉन्ग ने शिप पर हमला करके उसे डुबो दिया, जिससे उन हजारों लोगों में से सिर्फ मैं अकेला जिंदा बच पाया। मेरी फैमिली को बताया गया कि शिप जंग में डूब गई थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक राक्षस ने उसे डुबोया था। मैं पिछले 30 सालों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राक्षस होते हैं इंसानों से पहले इस धरती पर, उन्हीं का राज था। वही हमें कॉनरेड और उसके साथियों को दिखाया जाता है। वो सब एक नदी के पास से गुजर रहे होते हैं। अचानक नदी में हलचल होती है और एक बहुत ही बड़ा सांड नदी से बाहर आता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सिलियो उस पर गन पॉइंट करता है मगर कॉर्नेड उसे फायर करने से मना कर देता है और वो सांड वहाँ से चला जाता है। वहीं कर्नल और उसके कमांडोज को अपने साथियों की मौत का बहुत दुख होता है, इसीलिए अपने मरे हुए कमांडोज की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं। फिर वो चैपमैन और अपने हथियारों को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो बांस के पेड़ों के बीच में से जा रहे होते हैं। एक कमांडो पानी पी रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ी मकड़ी उसके मुंह में अपना पैर घुसाकर उसे मार डालती है। सभी कमांडोज मकड़ी पर फायर करने लग जाते हैं। तभी मकड़ी मिर्च को अपनी जुबान से ऊपर खींचने लगती है। तभी कोल सबको मकड़ी के पैर काटने के लिए कहता है। सब मकड़ी के पैर काट कर उसे मार देते हैं, जिससे मिर्च की जान बच जाती है। फिर कॉनरेड और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पत्थर से कुछ चीजें बनी हुई थी। वीवर उस जगह की फोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी उसे कमरे में एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वीवर डर जाती है। तभी वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग आ जाते हैं और कॉनरेड और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हैंक भी वहाँ आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं 28 साल से इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। वीवर उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो बताता है कि मेरा नाम हैंक मार्लो है, मैं अमेरिकन एयरफोर्स पायलट हूँ। मेरा प्लेन 28 साल पहले यहाँ क्रैश हो गया था। फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है। वहीं हमें चैपमैन को दिखाया जाता है जो एक नदी में पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है। चैपमैन कॉन्ग को देखकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कॉन्ग नदी में से पानी पीने लग जाता है। तभी कॉन्ग को पानी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस दिखता है और उसे मारकर खा जाता है। चैपमैन ये सब देखकर काफी हैरान होता है। फिर हमें हैंक को दिखाया जाता है जो कॉनरेड और उसके साथियों को अपने साथ आदिवासियों के कबीले में लेकर आता है। वीवर उसे पूछती है कि क्या ये दीवार कॉन्ग से बचने के लिए है। हैंक बताता है कि कॉन्ग से इन लोगों को कोई खतरा नहीं है और उन्हें एक शिप के अंदर ले जाता है और बताता है कि यहाँ के लोग हजारों सालों तक कॉन्ग से डरते रहे, लेकिन फिर अचानक कॉन्ग इन्हें जमीन में रहने वाले खतरनाक जीव स्कल क्रोलर से बचाने लगा, जिससे कॉन्ग को अपना भगवान मानने लगे। कॉन्ग इस आइलैंड का राजा है। फिर उन्हें स्कल क्रोलर के बारे में बताता है कि वो दिखने में बड़ी छिपकलियों के जैसे होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से स्कल क्रोलर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए कॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है। कॉन्ग छोटी वाली स्कल क्रोलर को ही हैंडल कर पाता है, लेकिन अगर बड़े स्कल क्रोलर जाग गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हैंक बताता है कि बड़ी स्कल क्रोलर कॉन्ग की पूरी फैमिली को खा गई और कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी जीव बचा है और वो अभी भी बड़ा हो रहा है। फिर कॉनरेड उसे बताता है कि 3 दिनों में आइलैंड के नॉर्थ की तरफ एक रिफ्यूलिंग टीम आने वाली है, हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। हैंक कहता है कि पैदल तो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। फिर उन्हें अपनी बोट दिखाता है। हैंक बताता है कि मैं और गन पे यहाँ से जाने के लिए इस बोट को बना रहे थे, लेकिन स्कल क्रोलर ने उन्हें मार दिया। फिर वो सब मिलकर उस बोट को ठीक करने लग जाते हैं ताकि उसे लेकर यहाँ से जा सके। वहीं दूसरी ओर रिवर कबीले वालों के फोटोज खींच रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वीवर आवाज के पास जाकर देखती है तो एक बहुत बड़ा सांड एक हेलीकॉप्टर के नीचे फंसा हुआ था। वीवर हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हटा पाती। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है और हेलीकॉप्टर को हटा देता है। कॉन्ग को देखकर वीवर काफी डर जाती है, मगर कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चैपमैन को दिखाया जाता है जो एक सूखे तने पर बैठा होता है। तभी वो तना हिलने लग जाता है और चैपमैन नीचे गिर जाता है। वो एक तने की तरह दिखने वाला जीव होता है। चैपमैन डरकर उस पर फायर करता है। तभी वो जीव एक स्कल क्रोलर को देखकर उससे डरकर चला जाता है और वो स्कल क्रोलर चैपमैन को खा जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि हैंक सबको अपने दोस्त गनपे की कब्र के पास लाता है और बताता है कि हम अपनी दुश्मनी को बुलाकर इसी जगह पर दोस्त बने थे। फिर वो सब हैंक की बोट को स्टार्ट करके आइलैंड से निकलने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में हैंक सबको अपनी पत्नी की फोटो दिखाता है और बताता है कि मेरे प्लेन के क्रैश होने से
पहले उसका टेलीग्राम आया था कि हमारा एक बेटा हुआ है। तभी सिल्यूको के वॉकी टॉकी पर कर्नल से संपर्क जुड़ जाता है। वो उन्हें बताता है कि हम एक बोट पर हैं। मिल्स उससे पूछता है कि तुम्हें बोट कहाँ से मिली। सिल्यूको हैंक के बारे में सबको बताता है और उन्हें एक फ्लेयर फायर करने के लिए कहते हैं ताकि उनके साथियों को उनकी लोकेशन पता चल सके। कर्नल एक फ्लेयर फायर करते हैं। कॉनरेड और उसके साथी फ्लेयर को देख लेते हैं। तभी एक पक्षी मिशन सुपरवाइजर को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है और उन्हें मार देता है। कॉनरेड और उसके साथी किनारे आकर कर्नल और उनकी टीम से मिलते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कॉनरेड कर्नल को कहता है कि हम बोट की मदद से रिफ्यूलिंग शिप तक पहुंचेंगे। कर्नल कहते हैं कि पहले हमें एक कमांडो को ढूंढना होगा, उसका हेलीकॉप्टर वेस्ट में क्रैश हुआ था। हैंक कहता है कि हम वेस्ट में नहीं जा सकते, वहीं तो स्कल क्रोलर रहते हैं। लेकिन कर्नल कॉनरेड को कमांडो को ढूंढने के लिए कहता है। कॉनरेड मान जाता है और कहता है कि अगर रात तक हमें कमांडो नहीं मिला तो सब वापस आ जाएंगे। सब लोग कमांडो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर आगे जाकर उन्हें बहुत बड़े कंकाल मिलते हैं। हैंक सबको बताता है कि कंकाल कॉन्ग के माता पिता के हैं जिन्हें बड़ी स्कल क्रोलर ने मार दिया था। कर्नल कहते हैं कि इन कंकालों के दूसरी तरफ चैपमैन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हैंक उन्हें उस पार जाने से मना करता है, लेकिन कर्नल कहते हैं कि मैं चैपमैन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और सब लोग कंकालों के बीच में से निकलकर उस पार जाने लगते हैं। कोल सिगरेट जलाता है मगर मिल्स उसे सिगरेट बुझाने के लिए कहता है तो कोल सिगरेट को नीचे फेंक देता है। चारों ओर पेट्रोल होने के कारण वहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ एक स्कल क्रोलर आ जाती है। सब लोग कंकालों में छिप जाते हैं। स्कल क्रोलर आकर वहाँ उल्टी कर देती है। उसके पेट में से एक खोपड़ी निकलती है जिसमें चैपमैन की चेन होती है। सभी लोग उस जगह से जाने लगते हैं मगर रेंडा पीछे रह जाता है और उसे स्कल क्रोलर खा जाती है और सब लोग उस पर फायर करने लग जाते हैं। स्कल क्रोलर एक और कमांडो को खा जाती है। फिर कर्नल एक कमांडो से स्कल क्रोलर पर आग से हमला करवाते हैं मगर स्कल क्रोलर अपनी पूंछ से कमांडो को मारकर दूर फेंक देती है और चारों तरफ पेट्रोल होने के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे सिल्यूको बेहोश हो जाता है और उसके पास जो गैस बॉम्ब्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे बहुत सारे पक्षी वहाँ आकर कमांडोज को मारने लग जाते हैं। कॉनरेड सिल्यूको को बचाने आता है तभी स्कल क्रोलर उनकी तरफ आने लगती है। वीवर वहाँ आकर एक लाइटर को स्कल क्रोलर के सामने फेंक देती है जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और स्कल क्रोलर आग में झुलसकर मर जाता है। हैंक कर्नल को समझाता है कि अभी भी मौका है यहाँ से निकलने का मगर कर्नल कहते हैं कि मैं चैपमैन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर कॉनरेड कर्नल को चैपमैन की चेन दिखाकर कहता है कि चैपमैन मर चुका है। कर्नल कहते हैं कि मैं फिर भी चैपमैन के हेलीकॉप्टर के पास जाऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे हथियार होंगे जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। कॉनरेड कर्नल को बताता है कि चैपमैन को कॉन्ग ने नहीं मारा मगर कर्नल कहते हैं कि बाकी सभी को तो उसी ने मारा है। हैंक कर्नल से कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते क्योंकि सिर्फ वही स्कल क्रोलर को जमीन से निकलने से रोक सकता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानते। फिर कॉनरेड कर्नल से कहता है कि आपको आपके हथियार 3 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे और मैं इन सबको बोट पर लेकर जाता हूँ, हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। कर्नल अपनी टीम को लेकर हथियार लेने चले जाते हैं। कॉनरेड भी अपने साथियों के साथ बोट के पास जाते हैं। कॉनरेड सबको वहीं रुकने के लिए कहता है और ऊंचाई पर जाकर नदी देखने जाता है। वीवर भी उसके साथ जाती है। फिर हमें कर्नल और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो चैपमैन के हेलीकॉप्टर तक पहुँच गए थे। कर्नल और कमांडो सारे हथियार उठा लेते हैं ताकि वो कॉन्ग को मार सके और कर्नल पेट्रोल के ड्रम्स को नदी में खाली कर देते हैं और सारे कमांडोस अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं कॉनरेड और वीवर भी एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और अपनी बोट को देख रहे होते हैं। तभी उनके सामने कॉन्ग आ जाता है। वीवर कॉन्ग को अपने हाथों से छूकर देखती है। कॉन्ग उन दोनों पर हमला भी नहीं करता। इतने में कर्नल जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट करने लग जाते हैं। कॉन्ग इससे गुस्सा होकर कर्नल के पास आ जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर कॉनरेड को दिखाया जाता है जो अपने साथियों को कहता है कि तुम बोट पर चले जाओ और कल सुबह तक हमारा इंतजार करना, अगर हम नहीं आए तो तुम हमें छोड़कर चले जाना। हैंक कॉनरेड से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कॉनरेड कहता है कि कॉन्ग की मदद करने। हैंक भी उनके साथ चला जाता है। फिर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो गुस्से में आकर कर्नल पर हमला करने आता है। कॉन्ग नदी में होता है तभी कर्नल नदी में एक मशाल फेंक देते हैं। नदी में कर्नल ने पेट्रोल डाला था इसीलिए नदी में आग लग जाती है और कॉन्ग उस आग में जलने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कर्नल कॉन्ग के चारों तरफ बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। तभी वहाँ कॉनरेड आ जाता है और कर्नल को रोकता है मगर वो नहीं रुकता। फिर सिल्यूको भी कर्नल के खिलाफ हो जाता है। तभी नदी में से एक बहुत बड़ी स्कल क्रोलर बाहर आती है। हैंक सबको बताता है कि यही है सबसे बड़ी स्कल क्रोलर। कॉनरेड सभी को वहाँ से भगा देता है और वो भी चला जाता है मगर कर्नल कॉन्ग को मारने के लिए वहीं रुके रहे। तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और वो कर्नल को अपने हाथों से कुचलकर मार देता है। फिर बड़ी स्कल क्रोलर कॉन्ग पर हमला कर देती है और कॉन्ग को घायल कर देती है। कॉनरेड और उसके साथी आइलैंड के किनारे पर आ जाते हैं। कॉनरेड वीवर को पहाड़ पर जाकर एक फ्लेयर फायर करने के लिए भेज देता है और वो सब वहाँ से दूर जाने लगते हैं। तभी वहाँ बड़ी स्कल क्रोलर आ जाती है और कोल रास्ते में रुककर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर बड़ी स्कल क्रोलर के सामने चला जाता है मगर बड़ी स्कल क्रोलर उसे अपनी पूंछ से दूर फेंक देती है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से कोल मारा जाता है। बड़ी स्कल क्रोलर कॉनरेड को खाने वाली थी। तभी वहाँ कॉन्ग आकर स्कल क्रोलर पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों
दोनों लड़ने लग जाते हैं। वीवर ऊपर चढ़कर फ्लेयर फायर कर देती है और फ्लेयर को देखकर ब्रूस बोर्ड लेकर उनके पास आ जाता है। वहीं बड़ी स्कल क्रॉलर कोंग को उठाकर एक पुरानी शिप के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से कोंग शिप की जंजीरों में फंस जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता। स्कल क्रॉलर कोंग को मारने के लिए जाती है, मगर ब्रूस बोर्ड पर लगी मशीन गन से फायर करके उसे रोक लेता है, लेकिन उसकी गन अटक जाती है और स्कल क्रॉलर उस पर हमला करने के लिए आता है। तभी वीवर उस पर फ्लेयर फायर करके उसे घायल कर देती है। कोंग भी जंजीरों से अपने आप को छुड़ा लेता है और शिप के पंखे से स्कल क्रॉलर को मारता है और उसे उठाकर एक पहाड़ की तरफ फेंक देता है, लेकिन उस पहाड़ पर वीवर होती है। स्कल क्रॉलर के पहाड़ से टकराने की वजह से वीवर पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कोंग स्कल क्रॉलर को पंखे की मदद से बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे स्कल क्रॉलर बेहोश हो जाता है। फिर कोंग वीवर को नदी से बाहर निकालता है, लेकिन तभी स्कल क्रॉलर को होश आ जाता है। वो कोंग पर हमला कर देती है और स्कल क्रॉलर वीवर को खाने की कोशिश करती है और कोंग के हाथ को अपने मुंह में ले लेती है। कोंग स्कल क्रॉलर की जीभ को उसकी आंतड़ियों के साथ ही बाहर निकालकर उसे मार देता है और वीवर को वहीं छोड़कर चला जाता है। वीवर को होश आ जाता है और अब वो सब उस आइलैंड से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंग 28 साल बाद अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर हमें मूवी के एंड सीन में कॉनरेड और वीवर को दिखाया जाता है। उन दोनों को पूछताछ रूम में रखा गया है। फिर वहाँ ब्रूक्स आता है और ने बताता है कि उस आइलैंड पर अभी भी बहुत कुछ है। कोंग अकेला किंग नहीं है और वो उन्हें गॉडजिला, मोथरा और किंग गिदोरा जैसे बड़े मोस्टर की फाइल और फोटोज दिखाते हैं, जिन्हें देखकर कॉनरेड और वीवर हैरान